आज की हमारी चर्चा एक ऐसे कानून पर है जो दिखने में तो छोटा है लेकिन असल में भारतीय कानून की दुनिया का एक मास्टर की है। हम बात कर रहे हैं द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की। हाँ। सीए इंटर के छात्रों के लिए यह एक्ट सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये दूसरे सभी कानूनों को समझने का एक टूल है। ये एक्ट कानूनों की भाषा को छोटा करता है, एक रूपता लाता है और हमें बताता है कि कानून बनाने वालों का असली इरादा क्या था। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। इसे एक तरह से सभी सेंट्रल एक्ट्स का डिक्शनरी और क्या कहते हैं यूजर मैनुअल कह सकते हैं। अगर किसी एक्ट में कोई शब्द परिभाषित नहीं है या किसी नियम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ही रास्ता दिखाता है। अच्छा। आज हम इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान देंगे, खासतौर पर जनवरी 2026 की परीक्षा के नजरिए से। तो सबसे पहला सवाल, इस एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या हर कानून अपनी परिभाषा खुद नहीं दे सकता? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मुख्य उद्देश्य है सुपरफ्लुइटी ऑफ लैंग्वेज से बचना। सुपरफ्लुइटी ऑफ लैंग्वेज मतलब बार बार एक ही चीज लिखने से बचना। सोचिए, अगर हर कानून को ये बताना पड़ता कि फाइनेंशियल ईयर क्या है या पर्सन में कौन कौन शामिल है, तो वो कितने लंबे हो जाते। सुप्रीम कोर्ट ने भी द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वी करमचंद थापर केस में यही कहा था। अच्छा। कि इसका मकसद अलग अलग कानूनों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों और कानूनी सिद्धांतों को एक ही जगह पर रखना है। तो एक तरह से ये लीगल ड्राफ्टिंग को स्मार्ट बनाता है। एग्जैक्टली। इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं: भाषा को छोटा करना, परिभाषाओं में एक रूपता लाना, व्याख्या के लिए नियम बताना और गलतियों से बचाना। और ये एक्ट कहाँ-कहाँ लागू होता है? क्या ये राज्यों के कानूनों पर भी लागू होता है? देखिए, मुख्य रूप से तो ये सभी सेंट्रल एक्ट्स और उनके तहत बने नियमों और विनियमों, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पर लागू होता है। लेकिन, और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, भारत के संविधान के आर्टिकल 367 में भी कहा गया है कि संविधान की व्याख्या के लिए भी जनरल क्लॉजेज एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अरे वाह, मतलब ये संविधान तक को इंटरप्रेट करने में मदद करता है। जी हाँ, और ये राज्यों के अपने जनरल क्लॉजेज एक्ट्स के लिए एक मॉडल का काम भी करता है। चलिए अब कुछ ऐसी परिभाषाओं पर आते हैं जिनसे सीधे सीधे एमसीक्यू या केस स्टडी बन सकते हैं। सेक्शन 3 है ना? हाँ, सेक्शन 3। और सबसे पहले बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो सेक्शन 326 में है। यह हमेशा एक दिलचस्प विषय रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। इसकी परिभाषा इंक्लूसिव है, यानी इसमें और भी चीजें शामिल हो सकती हैं। इसके अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है जमीन से होने वाले फायदे, धरती से जुड़ी चीजें और किसी ऐसी चीज से स्थायी रूप से बंधी हुई चीजें जो धरती से जुड़ी हो। हमारे पास एक उदाहरण था मछली पकड़ने के अधिकार का, आनंदा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। उसे अचल संपत्ति क्यों माना गया? मछली तो चल संपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, अधिकार मछली पर नहीं बल्कि उस झील से मछली पकड़ने का है। और झील क्या है? जमीन का हिस्सा। सही पकड़ा। तो मछली पकड़ने का अधिकार बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड की श्रेणी में आता है। अच्छा, और इसीलिए वो अचल संपत्ति है। इसी तरह एक और क्लासिक एमसीक्यू पॉइंट है, खड़े पेड़ अचल संपत्ति हैं, लेकिन एक बार कट जाने के बाद जो लकड़ी मतलब टिम्बर है वो चल संपत्ति बन जाती है। बिल्कुल, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्सन का क्या मतलब है सेक्शन 342 में? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति है? नहीं, कानूनी भाषा में पर्सन का मतलब बहुत व्यापक है। इसमें कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन या व्यक्तियों का समूह मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी शामिल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। कॉर्पोरेट लॉ के लिए यह परिभाषा बहुत जरूरी है। कुछ और परिभाषाएं जो छात्रों को याद रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ क्विक फायर डेफिनेशंस हैं। पहला, फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 321, मतलब 1 अप्रैल से शुरू होने वाला साल। ये तो आसान है। दूसरा, गुड फेथ, सेक्शन 322, इसका मतलब है कोई भी काम जो ईमानदारी से किया गया हो, भले ही उसमें लापरवाही हुई हो या नहीं। हाँ, यही की पॉइंट है। ईमानदारी जरूरी है, लापरवाही माफ हो सकती है। ठीक है। फिर है एफिडेविट, सेक्शन 33, मतलब शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा प्रमाणित एक लिखित बयान। और ऑफेंस, सेक्शन 338, कोई भी कार्य या चूक मतलब एक्ट और ओमिशन जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत दंडनीय हो।
चलिए, ये तो हुई परिभाषाएं। अब व्याख्या के सामान्य नियमों पर आते हैं, सेक्शंस 5 से 13। यहाँ पर ये एक्ट सच में दिलचस्प हो जाता है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई कानून किस तारीख से लागू होगा? ये सेक्शन 5 बताता है, अगर किसी सेंट्रल एक्ट में कोई तारीख नहीं दी गई है तो वो उस दिन लागू माना जाएगा जिस दिन उसे राष्ट्रपति की सहमति मतलब प्रेसिडेंट्स असेंट मिलती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के साथ हुआ था। हाँ, उसे 29 अगस्त 2013 को सहमति मिली और 30 अगस्त को ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचित किया गया। लेकिन अगर कोई तारीख दी गई है, जैसे सेबी के एक रेगुलेशन में हुआ था, तो वो उसी तारीख से लागू होगा, भले ही नोटिफिकेशन पहले आ गया हो। अच्छा, और जब कोई पुराना कानून हटाकर नया कानून लाया जाता है तो क्या पुराने कानून के तहत किए गए सभी काम शून्य हो जाते हैं? इसे रिपील कहते हैं, है ना? हाँ, और ये सेक्शन 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब कोई एक्ट रिपील होता है तो रिपील से कोई खत्म हो चुकी चीज फिर से जिंदा नहीं होती, और पुराने एक्ट के तहत जो काम हो चुके हैं उन पर या उनके प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अधिकार और दायित्व बने रहते हैं। बिल्कुल, पुराने एक्ट के तहत मिले किसी अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व पर असर नहीं पड़ता, और न ही पुराने एक्ट के तहत किए गए किसी अपराध के लिए लगी पेनल्टी या सजा पर असर पड़ता है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखता है। हाँ, वैसे एक जरूरी बात और है, रिपील और डिलीशन में फर्क है। नवरंगपुरा गांव धर्मादा ट्रस्ट केस के अनुसार रिपील का मतलब है प्रावधान को पूरी तरह से मिटा देना, जैसे वो कभी था ही नहीं। और डिलीशन? जबकि डिलीशन का प्रभाव आमतौर पर आगे की तारीख से होता है। हमारे पास सेक्शन 8 का एक बहुत अच्छा उदाहरण था, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट से जुड़ा हुआ। हाँ, ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115 जेबी में बुक प्रॉफिट्स की गणना के लिए कंपनीज एक्ट 1956 का उल्लेख था। फिर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। हाँ, और सेक्शन 115 जेबी में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 8 के कारण 1956 एक्ट के संदर्भ को अपने आप 2013 एक्ट का संदर्भ माना जाएगा। कमाल है, मतलब ये एक्ट कानूनों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। समय की गणना के बारे में भी कुछ नियम है, जैसे डिविडेंड चुकाने के 30 दिन, ये कैसे गिने जाते हैं? इसके लिए हैं सेक्शन 9 और 10। सेक्शन 9 बताता है कि अगर फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो पहला दिन छोड़ दिया जाता है, और 2 का इस्तेमाल हुआ है तो आखिरी दिन शामिल किया जाता है। और सेक्शन 10 तो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि अगर किसी काम को करने का आखिरी दिन कोर्ट या ऑफिस बंद है तो वो काम अगले वर्किंग डे पर किया जा सकता है। अच्छा, जैसे रविवार पड़ गया तो सोमवार को कर सकते हैं। बिल्कुल। डिविडेंड वाले उदाहरण में अगर घोषणा 27 सितंबर को हुई है तो 30 दिन की गिनती 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक होगी। और वो नियम की सिंगुलर में प्लूरल शामिल है और मैस्कुलिन में फेमिनिन। ये सेक्शन 13 है। इसके अनुसार ही में शी भी शामिल है और कंपनी में कंपनीज भी। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि एक केएमपी अपनी सब्सिडरी कंपनी में ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो क्या वो एक से ज्यादा में कर सकता है? सेक्शन 13 की वजह से। हाँ, सब्सिडरी कंपनी का मतलब एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज भी निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब संक्षेप में कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख लेते हैं। जैसे जिसके पास नियुक्त करने की शक्ति, मतलब पावर टू अपॉइंट है, क्या उसके पास हटाने की भी शक्ति है? हाँ, सेक्शन 16 यही कहता है कि नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी के पास उस व्यक्ति को सस्पेंड या डिसमिस करने की शक्ति भी होती है। और नियम बनाने वाली अथॉरिटी? सेक्शन 21 के अनुसार जिसके पास कोई नियम या नोटिफिकेशन जारी करने की शक्ति है, उसके पास उसे बदलने, संशोधित करने या रद्द करने की भी शक्ति होती है। ठीक है। अगर एक ही अपराध 2 अलग-अलग कानूनों के तहत आता है तो क्या 2 बार सजा होगी? नहीं, सेक्शन 26 कहता है कि अपराधी पर दोनों में से किसी भी कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 20(2) के सिद्धांत से मेल खाता है। डबल जेपडी, सही है जी। और अंत में सेक्शन 27 जो डाक द्वारा तामील या सर्विस बाय पोस्ट के बारे में है। एक नोटिस कब सर्व्ड माना जाता है? जब उसे 3 शर्तों के साथ भेजा गया हो, सही पते पर, प्रीपेड और रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा। तो कानून ये मान लेता है कि चिट्ठी पहुंच गई होगी। हाँ, कानून ये मानकर चलता है कि पत्र सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार अपने समय पर पहुंच गया होगा। और अगर कोई रजिस्टर्ड पत्र लेने से मना कर दे तो भी उसे सर्व्ड जी माना जाता है। आप कानून से ऐसे बच नहीं सकते। तो कुल मिलाकर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 सिर्फ एक और कानून नहीं है
जिसे याद करना है, बल्कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर अन्य सभी सेंट्रल एक्ट्स चलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कानूनों के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स प्रदान करता है। इसे समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि कानून की भाषा और उसकी आत्मा को समझने के लिए ज़रूरी है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, ये एक्ट 1897 में बनाया गया था। आज जब हम साइबर कानूनों, डेटा प्राइवेसी और एआई रेगुलेशंस जैसे जटिल और डिजिटल कानूनों की दुनिया में जी रहे हैं, तो इस पुराने एक्ट में दिए गए व्याख्या के बुनियादी सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं। क्या भविष्य के कानूनों को समझने के लिए हमें इन सिद्धांतों को फिर से कल्पना करने या अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी? सोचने वाली बात है।